नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 45 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले इंडिया गठबंधन या यूं कहिए कि कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए इनकार कर दिया और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब टीएमसी इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आए विपक्ष को इंडिया अलायंस का नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने और 6 दिन के भीतर गठबंधन में टूट वाला बयान भी उनकी ही तरफ से आया। और बयान भी ऐसे वक्त में आया जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर कल बंगाल में दाखिल होने वाले हैं। जाहिर है कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिख रही है। एक लंबा सफर है। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा। जयराम रमेश की बात आपने सुनी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कही है, कांग्रेस उसे डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह समझिए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में बंगाल पहला बड़ा राज्य है जिसमें वो कल एंट्री मारने वाले हैं और बंगाल में जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस जी जान से कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस ने बंगाल पर 1950 से 1977 के बीच 22 साल तक शासन किया, लेकिन 1977 के बाद से यानी 46 साल से वो बंगाल की सत्ता से बाहर है। इस बार उसे लग रहा था कि बंगाल में सीटों पर बात बन जाएगी तो खोई हुई जमीन पाने में मदद मिलेगी, लेकिन ममता ने एक ही झटके में सारी उम्मीदें तोड़ दी। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। पार्टी के बड़े नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे भी बड़ी वजह समझिए। इसके लिए हम आपको पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं, उससे तस्वीर कुछ साफ होगी। 2014 में कांग्रेस ने बंगाल की सभी 42 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 4 सीट जीत पाई। 2019 में कांग्रेस ने बंगाल की 40 सीट पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीट जीती। मतलब उसे 2 सीट का नुकसान हो गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जब रणनीति बनाई तब उसके आगे यह आंकड़ा भी जरूर रहा होगा। इसलिए पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा का रूट भी बंगाल से निकाला। इस यात्रा में राहुल गांधी एक बार नहीं 2 बार बंगाल जाएंगे। कांग्रेस को लग रहा था कि बंगाल में खुद को एक्टिव दिखाकर वो ममता को साथ लेगी, लेकिन उन्हें यात्रा में शामिल कराने में कामयाब रहेगी। लेकिन ममता के तेवर इस यात्रा को लेकर भी चढ़े हुए। ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে कि আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাইনি। ममता कह रही है कि उन्हें राहुल की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि उनके शब्द चाहे जो भी हो, लब्बो लुआब यही है कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, लेकिन कांग्रेस इससे साफ इनकार भी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। 3-4 बार खड़गे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। देखिए अब किसकी बात में कितना सच है और कितनी सियासत, ये या तो कांग्रेस बता सकती है
या ममता बनर्जी। लेकिन इतना तय है कि राहुल की यात्रा की एंट्री में पहले ही बंगाल में गठबंधन के सारे धागे खुल गए। इसकी नौबत क्यों आई? इसके पीछे एक बड़ी वजह है लेफ्ट और ममता बनर्जी की केमिस्ट्री। ममता ने लेफ्ट के चलते ही कांग्रेस छोड़ी थी। 1997 में ममता चाहती थी कि कांग्रेस लेफ्ट को हराने के लिए बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुई थी। अगले ही साल इसका नतीजा दिख गया था। 1998 में ममता ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई, लेकिन 2011 में उन्होंने कांग्रेस से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और लेफ्ट को उखाड़ फेंका। 2012 में ममता ने केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके बाद 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा। ममता ने 2016 और 2021 का विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ा। लेकिन 2023 यानी पिछले साल वो इंडिया अलायंस में शामिल हुई, लेकिन 6 महीने होते होते उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल ममता का यह सियासी सफर बताता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वो काहे बघाए उससे नाता जोड़ती और तोड़ती रही है। लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है कि वाम दलों से उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। इंडिया अलायंस से नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि लेफ्ट की मौजूदगी उन्हें अब भी खटकती है। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। देखिए, अब लेफ्ट की भी ममता पर खुलकर हमले कर रहा है। टीएमसी को एक ऐसी पार्टी बता रहा है जिसकी कोई विचारधारा नहीं। लेफ्ट का यह भी कहना है कि ममता ने बीजेपी की तरफ जाने का रास्ता खोल दिया है। आज ममता को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि फंस गई। और हमने ये देखा, आज ममता बनर्जी ये कह रही है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे किधर जाएंगे। तो उनको अपना लक्ष्य न रहने के कारण वो देखते हैं कहाँ जाने से हमें सहूलियत ज्यादा है, फायदा जहाँ कहाँ है। बीजेपी की तरफ से जाने का रास्ता वो खोल कर रखती है, जो सीपीएम को कभी ये गंवारा नहीं है। एक बार नीतीश कुमार कही थी कि बेपेदी का लोटा, मतलब इधर भी जा सकते उधर भी जा सकते, इसलिए उनके ये ढुलमुल्लाता हुआ रवैये को सामने रख करके उनसे कोई संपर्क नहीं हो सकता। देखिए, जाहिर है इंडिया अलायंस में मची इस खींचतान से बीजेपी खुश है। बीजेपी को यह फील हो रहा है कि पार्टी की बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की बातों से भी जाहिर होता है। सुकांत ने कहा कि गठबंधन स्वभाव के विपरीत जाकर किया गया था, तो इसे तो टूटना ही था। ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए हैं, उसमें कांग्रेस वर्कर्स और जो सीपीएम के वर्कर्स है उनको मर्डर किया गया, मारा गया, पीटा गया टीएमसी के लोगों के द्वारा। दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया जी और ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी जी चाय पीने से और वो टीएमसी को वोट देंगे, इलेक्शन में मतदान करेंगे टीएमसी के फेवर में, ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। देखिए, इंडिया अलायंस की टूट में बीजेपी का फायदा है, इसलिए उसका खुश होना भी बनता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में ममता और लेफ्ट के बीच पुरानी अदावत है, जिसमें कांग्रेस फंस कर रह गई। अगर वो टीएमसी को किसी भी तरह मना भी ले तो लेफ्ट से नाता तोड़ना होगा, और अगर लेफ्ट के साथ बने रहना है तो टीएमसी को भूलना होगा। वैसे भी बंगाल को लेकर ममता की अपनी पॉलिटिक्स है। बंगाल उनका गढ़ है जिसमें वो किसी दूसरे का दखल नहीं चाहती, इसलिए इशारों में कांग्रेस को नसीहत भी देती रहती है। जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो,
बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। तो ममता ने ये बात क्यों कही, आपको यह भी बता दें। दरअसल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कम से कम 6 सीट चाहती थी, जबकि ममता बनर्जी उसे 2 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। अगर वो सीटों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 भी कर देती, तो बदले में असम और मेघालय में हिस्सेदारी मांगती, जो कांग्रेस मंजूर नहीं थी। इसलिए कांग्रेस और ममता के बीच दूरी बढ़ गई। कांग्रेस के बंगाल यूनिट तो वैसे भी ममता के खिलाफ ही थी। अधीर रंजन चौधरी हर दूसरे दिन ममता बनर्जी पर सवाल उठाते रहे और 2 सीट वाली पेशकश पर तो बहुत ही तीखा बयान भी उन्होंने दिया था। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है, वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। देखिए, सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में गतिरोध की वैसे तो कई वजह है, लेकिन सबसे तगड़ा पेच और कंफ्यूजन बंगाल में हुआ। कांग्रेस के बंगाल यूनिट ममता पर हमले करती रही। सेंट्रल लीडरशिप ममता को मनाने की उम्मीद पाले बैठी है। ममता कांग्रेस को भी सीट नहीं देना चाहती और टीएमसी को भी देखना नहीं चाहती है, लेकिन इंडिया अलायंस में ममता की रुखसती के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। दिल्ली में जब इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक हुई थी, तब बड़े जोर शोर से इस बात को कहा गया कि इस गठबंधन में 28 दल हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया जाएगा। लेकिन जनवरी पार होते होते इस गठबंधन से दलों से बाहर निकलना भी शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने बंगाल से इसकी शुरुआत की है और इसके ठीक बगल वाले राज्य यानी बिहार में भी हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कल से ही इशारों इशारों में अपनी बात समझा रहे हैं। कल उन्होंने अपने खास मंत्री विजय चौधरी के साथ राज्यपाल से मुलाकात की थी। यह मुलाकात 40 मिनट तक चली और बिना मीडिया से बात किए ही नीतीश कुमार वहां से निकल गए और शाम होते होते जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, फौरन प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर हर वो राजनीतिक दल खुशी जाहिर कर रहा है जो पिछड़ों की राजनीति करता है, लेकिन नीतीश कुमार यहां थोड़े अलग है। अधिकतर पार्टियों ने इसे बीजेपी की राजनीति से जोड़ा, पिछड़ों के आगे मोदी सरकार को झुका हुआ बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहां भी उन्होंने एक बड़ा इशारा किया। यह बड़ा इशारा क्या था? दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के फैसले पर नीतीश कुमार ने मंगलवार की रात करीब 9:15 बजे जो पहला सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसमें केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया था। लेकिन इसके 1.5 घंटे बाद रात 10:50 पर उन्होंने अपना वो पोस्ट एडिट किया और आखिरी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब केंद्र सरकार का धन्यवाद कर दिया था तो बाद में पीएम मोदी का नाम जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? पीएम मोदी को थैंक यू बोलकर नीतीश कुमार क्या संकेत देना चाहते हैं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, इस सर्द मौसम में बिहार की अधिकतर लोग 10 बजे तक रात में सो जाते हैं, लेकिन उसी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी को हराने की बात कहते रहते थे, वो रात करीब 11 बजे सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, पीएम मोदी का नाम जोड़ने में व्यस्त थे। अगर रात करीब 11 बजे उन्हें कर्पूरी ठाकुर के लिए दिखाए गए पीएम मोदी के स्नेह की याद आ रही है तो यह बात साधारण बिल्कुल भी नहीं है। आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जेडीयू की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हर किसी को इंतजार था कि नीतीश कुमार यहां क्या बोलते हैं।
और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, शुरुआत में ही कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। सुनिए, और यहां से भी बड़ी सारी तस्वीर आपको साफ होगी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बात सुनकर लगता है कि वो पीएम मोदी के फोन का इंतजार कर रहे थे, अपने दिल की बात सीधे उनके कानों तक पहुंचाना चाहते थे, और खुले मंच से फोन ना आने की बात भी शायद इसी वजह से की, ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली से उन्हें कोई फोन आ जाए। आज नीतीश कुमार इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की बात की, परिवारवाद को लेकर कुछ पार्टियों पर हमला भी बोला। इसे भी सुनिए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। देखिए, परिवारवाद की लाइन लेकर बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को परिवारवाद पर ही घेरती है। यह बात नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं, फिर भी उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सहारे ऐसी बात कही। अब कई लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धीरे धीरे बीजेपी की लाइन पर आ रहे हैं। आज उन्होंने इस कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए भी एक संदेश दिया और यह भी इशारा कर दिया कि आने वाले दिनों में वो हर चीज करने को तैयार हैं जो बिहार के हित में हो। कृपा करके आज जो भी बात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो बात हुई है, उसी को छापिएगा, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। तो आप तो मेरे बारे में कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, तो इसीलिए अभी छोड़ दीजिए। हम खाली काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, यही हम आप सबसे आग्रह करेंगे। और राज्य के हित में काम करते हैं, और राज्य के हित के लिए जो भी करना होता है करते हैं, और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं, जो लंबे अरसे से बिहार की राजनीति पर नजर रख रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं। प्रकाश जी, क्या कहना है आज नीतीश कुमार का भाषण? और इस भाषण में कई संकेत वो दे गए, बिहार की भलाई के लिए काम करेंगे, परिवारवाद का जिक्र किया। तो इन संदेशों को अगर डिकोड किया जाए, किस तरह से देखा जाए? देखिए रोहित, जादुई चिराग आपने सुना होगा, और चिराग को घिसने के बाद उससे जिन्न निकलता है, और ये जो जिन्न है ये वही अति पिछड़ी जातियां हैं। 1995 में लालू यादव ने कहा था कि बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, क्योंकि ये अति पिछड़ी जातियां जो होती हैं, जिसे पचपनिया कहा जाता है, ये साइलेंट वोटर होते हैं। और इस पर पकड़ नीतीश कुमार की है और उसी पर बीजेपी भी है। तो इस पूरे जो आज का भाषण है उसको डिकोड करेंगे तो एक बात साफ है कि जो अपने अभी उनके साथ में है वो निशाने पर नीतीश कुमार के, और दूसरे से वो डिमांड कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, बात पहुंचा रहे हैं उन तक कि आपने एक मांग तो मेरी पूरी कर ली, डिमांड जननायक को आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाकी मांगे जैसे विशेष राज्य का दर्जा हो, पैकेज हो, वो जो मांगे हैं अगर वो आप पूरी कर देंगे तो और अच्छा होगा। तो एक तरह से एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, इस पर बात पहुंच चुकी है।
क्या शर्तें हैं, क्या अंदर खाने में बात चल रही है, ये धीरे धीरे बातें सामने आएंगी। पर यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी निशाने पर है। इंडिया गठबंधन का एक बार भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, ना ही चुनाव के बारे में उन्होंने इस पूरे भाषण में कहीं जिक्र किया कि क्या होने वाला है और क्या करना है। जो आखिरी बात है रोहित, वो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के हित में फैसला। तो राज्य के हित में फैसला नीतीश कुमार क्या करेंगे, यह थोड़ी देर में ही जग जाहिर हो जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जिस तरह से प्रकाश जी भी बता रहे हैं कि राज्य हित में फैसला, अब वो फैसला क्या होगा, क्योंकि एक फैसला तो ले चुके हैं, अभी सरकार चला रहे हैं, अब अगला फैसला क्या होगा नीतीश का, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन वादा है आपको, वो फैसले की खबर भी सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बिहार में अभी बहुत से पेच हैं जो अगर नहीं सुलझे तो वहां की राजनीति 360 डिग्री बदल सकती है। उधर पंजाब में भी इंडिया गठबंधन का हाल कुछ ऐसा ही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि उनके राज्य में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी। कुछ इसी तरह के दावे कांग्रेस के भी हैं, जरा सुनिए। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। हमारी जो सोच है लीडरशिप की और लोगों का नजरिया है, उसके हिसाब से ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। देखो, जो वर्कर की भावनाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी से बिल्कुल भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो दोनों बयान भी आपने सुने। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में भले ही गठबंधन ना हो, लेकिन दिल्ली में दोनों दल मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही राज्यों के सियासी हालात अलग अलग हैं। पंजाब वो राज्य है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही है लड़ाई। दूसरी तरफ दिल्ली है जहां आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। पंजाब में कांग्रेस को ही हराकर आम आदमी पार्टी ने यहां सरकार बनाई है, जहां बीजेपी काफी कमजोर है, जबकि दिल्ली में बीजेपी काफी मजबूत है। पंजाब में दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि इस राज्य से ज्यादा सीट जीती जाए, जबकि दिल्ली में दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी से मुकाबला करना चाहती हैं। तो गठबंधन का यह स्वरूप है। जिस दिन यह गठबंधन तैयार हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद से जगह जगह दरार नजर आने लगी थी और अब वो दरार इस गठबंधन को धराशायी करने लगी है। आपको भारत के नक्शे पर ले चलता हूं और बताता हूं कि इंडिया गठबंधन कहां से शुरू हुआ था और अब कहां पर पहुंच गया है। देखिए, 10 राज्यों के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, जहां की 308 सीटों पर मिलकर लड़ने का ऐलान हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अब अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी बंगाल में टकराव के बाद यह गठबंधन 266 सीटों तक पहुंच गया। इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 सीट पर अकेले लड़ाई की बात कही है। ऐसे में गठबंधन की स्थिति 253 सीट पर आ जाती है। बिहार के हालात अभी मैंने आपको समझाए। अगर नीतीश कुमार का मन बदला तो 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ जाएगा और लड़ाई 213 सीटों तक सिमट जाएगी। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं बनी तो 80 सीटों पर बिखराव होगा और गठबंधन 133 सीट तक जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र के 48 सीटों पर विवाद चल रहा है। अगर यहां भी खींचतान बढ़ी तो इंडिया गठबंधन सिमटकर 85 सीटों पर आ जाएगा। यानी गठबंधन सिर्फ 85 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगा। अगर ये स्थितियां परिस्थितियां बनती है, यह आंकड़ा दिखाने का मकसद ये था। देखिए, यानी जो गठबंधन 308 सीटों का लक्ष्य लेकर चला था, वो 85 सीटों पर सिमट सकता है। ये 85 सीटें किन किन राज्यों की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। केरल की 20 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का तालमेल फिलहाल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना मजबूरी है। झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस का पहले से गठबंधन है, ऐसे में यहां की 14 सीटों पर दिक्कत नहीं आएगी। तमिलनाडु की 39 सीट पर एमके स्टालिन के साथ कांग्रेस लगातार संपर्क में है, यहां ज्यादा दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। और जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो यह स्थिति बन रही है। देखिए, दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बनती है, इसके लिए नियत साफ रखनी पड़ती है, एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है। पिछले दिनों जयराम रमेश ने कहा था कि सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस मुंह बंद रखेगी और मन खुला रखेगी, लेकिन अब कांग्रेस इस लाइन से हट गई है। इसी का नतीजा है कि गठबंधन के सहयोगी दल एक एक कर अपने पुराने रास्ते पर लौटने लगे।
देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 25 जनवरी यानी कल बुलंदशहर में पीएम मोदी रैली करेंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल्याण सिंह के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे का निर्माण होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की यह पहली रैली है। उधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे में ही फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भले ही आरएलडी के लिए 7 सीट छोड़ने पर सहमति जता दी हो, लेकिन कांग्रेस से कितनी सीटों पर बात बनेगी या बात ही नहीं बनेगी, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो ये अभी तक इसका इंतजार है और इसके बाद क्या कुछ होगा, इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा बनता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।